आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने कई दिलचस्प स्रोत हैं जिनमें शासन में तकनीक के इस्तेमाल से लेकर आप देखिए बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अधिकारों की नई समझ और सामाजिक न्याय जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। आज हम इन अलग-अलग स्रोतों से मिले ज्ञान के मोतियों को चुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम विषयों में क्या महत्वपूर्ण चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं तकनीक से और खास तौर पर ब्लॉकचेन की। ये शब्द काफी सुनने में आता है और लोग कह रहे हैं कि इसमें भारतीय शासन में काफी कुछ बदलने की क्षमता है। ये है क्या आखिर और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी, ब्लॉकचेन आसान शब्दों में कहें तो एक डिजिटल बही खाता है, मतलब एक लेजर जो कई जगहों पर फैला होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर? हाँ, और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो जानकारी दर्ज होती है वो पारदर्शी होती है, सुरक्षित होती है और लगभग अपरिवर्तनीय, मतलब इम्यूटेबल होती है। उसे बदलना बहुत मुश्किल है। इम्यूटेबल, हाँ। इसी वजह से शासन गवर्नेंस में इसके कई उपयोग देखे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये पारदर्शिता और सुरक्षा कैसे काम आ रही है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। पहला है प्रॉपर्टी चेन। आप सोचिए, जमीन या मकान की खरीद फरोख्त कितनी पेचीदा हो सकती है, कितने डिस्प्यूट्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ब्लॉकचेन पर आधारित सिस्टम संपत्ति के हर लेन देन को, हर ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड कर सकता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, असली मालिक कौन है ये वेरीफाई करना आसान होता है और जाहिर है जमीनी विवाद कम हो सकते हैं। ये तो बहुत काम का लग रहा है। जी हाँ। दूसरा, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट चेन। हम सबके पास कई तरह के सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट होते हैं, डिग्रियां, लाइसेंस वगैरह। हाँ बिल्कुल। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC, इसने सर्टिफिकेट चेन नाम से एक सिस्टम बनाया है। ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके इन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध कराता है। NIC का ये इनिशिएटिव सर्टिफिकेट चेन, ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, NIC का सर्टिफिकेट चेन, ठीक है। और तीसरा है लॉजिस्टिक्स चेन। देखिए, सप्लाई चेन में यानी सामान बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक कई चरण होते हैं जी। ब्लॉकचेन यहाँ एक सुरक्षित लेजर का काम करता है जिसमें हर लेन देन दर्ज होता है। इससे पता चलता है भी सामान कहाँ से आया, कहाँ गया, ट्रेसेबिलिटी बढ़ती है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब अकाउंटेबिलिटी तय होती है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, कर्नाटक में दवाओं की ऑनलाइन सप्लाई चेन के लिए औषध नाम का सिस्टम है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। औषध सिस्टम कर्नाटक, ये भी UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। औषध, ठीक है। चौथा, न्यायपालिका में भी इसका उपयोग हो रहा है। जुडिशरी चेन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस, समन या जमानत के आदेश भेजना आसान हो गया है। अच्छा। हाँ, इससे प्रक्रिया तेज होती है और जो कागजी कार्यवाही पर निर्भरता है वो कम होती है। ये तो बड़ी बात है। और एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ICJS। ICJS, हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, ये सिस्टम पुलिस, फॉरेंसिक लैब, अदालतें, जेलें, इन सबको डिजिटली जोड़ता है और लक्ष्य ये है कि अक्टूबर 2025 तक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर 39,000 से ज्यादा ICJS दस्तावेजों का सत्यापन हो सके। इससे पूरी न्याय प्रक्रिया में तेजी और सटीकता आने की उम्मीद है। ICJS और ब्लॉकचेन का ये इंटीग्रेशन, ये तारीख अक्टूबर 2025, ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो वाकई कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। अच्छा, सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? कुछ खास नीतियां या फ्रेमवर्क है? हाँ, सरकार इस तकनीक की क्षमता को पहचान रही है, बिल्कुल। इसके लिए राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क NBF 2024 लाया गया है। NBF 2024? जी, इसमें कई घटक हैं, जैसे विश्वास ब्लॉकचेन स्टैक, NBF लाइट, प्रमाणिका नाम का एक समाधान है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए, और एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल भी है। ये सब NBF 2024 के हिस्से हैं। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, METI, उसने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति भी विकसित की है। ये भी UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति METI द्वारा, ठीक है। और NIC ने ब्लॉकचेन तकनीक में शोध और विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE भी स्थापित किया है। COE इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाय NIC, ये भी UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब दिखाता है कि सरकार इस दिशा में काफी गंभीर है। चलिए, ये तो हुई ब्लॉकचेन की बात। तकनीक का एक और पहलू है जहां इसका इस्तेमाल संरक्षण के लिए हो रहा है। हमने सुना है कि रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत एक बड़ी समस्या है।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR ने इसके लिए कोई तकनीकी समाधान निकाला है? जी हाँ, ये एक वाकई गंभीर चिंता का विषय है और NFR ने इसके लिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS अपनाया है। IDS? ये कैसे काम करता है? ये सिस्टम देखिए ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग तकनीक पर आधारित है। रेलवे पटरियों के किनारे खास तरह के सेंसिंग केबल बिछाए जाते हैं। अच्छा। जब कोई हाथी या हाथियों का झुंड पटरियों के पास आता है तो उनके चलने से जमीन में कंपन होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। ये केबल उस कंपन को पकड़ लेते हैं और तुरंत कंट्रोल रूम को रियल टाइम अलर्ट भेज देते हैं। अरे वाह, रियल टाइम अलर्ट! और इसका फायदा क्या होता है? फायदा सीधा सा है, रेलवे अधिकारियों को समय रहते पता चल जाता है कि आगे पटरी पर हाथी हैं, तो वो ट्रेन की गति धीमी कर सकते हैं या जरूरत हो तो रोक सकते हैं। इससे हाथियों की जान बच जाती है और ट्रेनों का संचालन, हाँ, वो भी ज्यादा बाधित नहीं होता। तो ये तकनीक और वन्य जीव संरक्षण का एक बहुत अच्छा मेल है। IDS फॉर एलिफेंट सेफ्टी, NFR की पहल, ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तकनीक का सही इस्तेमाल। अच्छा, तकनीक की बात हो रही है तो चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने AI के इस्तेमाल का मुद्दा भी आजकल गर्म है। इस पर चुनाव आयोग ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ना? बिल्कुल। भारतीय चुनाव आयोग ECI ने चुनावों के दौरान AI से बनी सामग्री के जिम्मेदार उपयोग पर एक एडवाइजरी जारी की है। क्या है मुख्य बातें? इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, अगर कोई प्रचार सामग्री AI से बनाई गई है या डिजिटली मॉडिफाई की गई है तो उस पर साफ साफ लेबल लगा होना चाहिए, जैसे AI जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट। अच्छा, लेबलिंग जरूरी है। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी किसी भी सामग्री पर सख्त पाबंदी है जो अवैध हो, भ्रामक हो या किसी व्यक्ति की पहचान, रूप, रंग या आवाज को गलत तरीके से दिखाए। जैसे आजकल डीप फेक का खतरा बढ़ गया है ना? हाँ, डीप फेक तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, तो ये उसी से जुड़ा है। इस पर सख्त रोक है। और कुछ? तीसरा, सभी राजनीतिक दलों को अपने द्वारा इस्तेमाल की गई सारी AI जनित सामग्री का पूरा विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा। इन दिशा निर्देशों का मकसद क्या है? क्यों जरूरी है ये सब? इसका मुख्य मकसद है चुनावों में सभी उम्मीदवारों और दलों को बराबरी का मौका मिले, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और पूरी चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष, फेयर रहे। हाँ, फेयरनेस तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। AI का गलत इस्तेमाल वोटरों को गुमराह कर सकता है और चुनाव की शुचिता पर, उसकी इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े कर सकता है। इसलिए ये नियम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थे कुछ तकनीकी पहलू। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। एक शब्द जो आजकल काफी चर्चा में है वो है बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म। और चिंता ये जताई जा रही है कि ये कमजोर हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि बहुपक्षवाद होता क्या है? देखिए, बहुपक्षवाद का सीधा सा मतलब है जब 3 या उससे ज्यादा देश मिलकर किसी साझा समस्या का समाधान ढूंढने के लिए समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ये वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कॉपरेशन का आधार है। ठीक है। लेकिन हाँ, चिंता की बात यह है कि ऐसे समय में जब हमें वैश्विक चुनौतियों, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है, महामारी है, आर्थिक अस्थिरता है, इनसे निपटने के लिए मिलकर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है ही। तभी ये बहुपक्षवाद कमजोर होता दिख रहा है। इसके कमजोर होने के क्या संकेत मिल रहे हैं? कैसे कह सकते हैं कि ये कमजोर हो रहा है? कई संकेत हैं। पहला, जो वैश्विक संस्थाएं बहुपक्षवाद का प्रतीक हैं, जैसे WTO या UN, उनकी प्रभावशीलता कम हो रही है। जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO में अमेरिका ने जो एपेलेट बॉडी है उसके नए सदस्यों की नियुक्ति रोक दी है। इससे व्यापारिक विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, WTO एपेलेट बॉडी क्राइसिस। अच्छा, ये एक बड़ा उदाहरण है। हाँ। दूसरा, कुछ देश महत्वपूर्ण वैश्विक समझौतों या संस्थाओं से पीछे हट रहे हैं, जैसे अमेरिका का मानवाधिकार परिषद और यूनेस्को से बाहर निकलना। ये भी UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मौजूदा संघर्षों को सुलझाने में वैश्विक संस्थाओं की विफलता, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने या खत्म करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बहुत सीमित रही है। हाँ, ये तो है। चौथा, एक नई प्रवृत्ति दिख रही है मिनीलैटरलिज्म की, मतलब देश बड़ी बहुपक्षीय संस्थाओं के बजाय छोटे, ज्यादा लचीले समूहों में सहयोग कर रहे हैं। जैसे ब्रिक्स है या RCEP, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ी संस्थाओं में फैसले लेने में ज्यादा वक्त लगता है, कंसेंसस बनाना मुश्किल होता है। तो ये मिनीलैटरलिज्म का उदय भी बहुपक्षवाद के कमजोर होने का संकेत है। ब्रिक्स, RCEP, ये सब UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई कारण? इनके अलावा कुछ देशों द्वारा एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाना, यूनिलैटरल सैंक्शंस, या संरक्षणवादी व्यापार नीतियां, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाना, ये सब भी बहुपक्षवाद की भावना के खिलाफ जाता है।
तो अगर ये कमजोर हो रहा है तो इसे मजबूत करने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? विशेषज्ञ कई सुझाव दे रहे हैं। पहला, संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को आज की दुनिया के हिसाब से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जरूरत है। मतलब भारत, जापान, ब्राजील जैसे देशों को स्थायी सदस्यता और शायद वीटो शक्ति देने पर विचार होना चाहिए ताकि ये संस्था ज्यादा प्रभावी हो सके। यूएनएससी रिफॉर्म्स का ये मुद्दा यूपीएससी के लिए हमेशा रेलेवेंट रहता है। हाँ, ये मांग तो पुरानी है। बिल्कुल। दूसरा, नई वैश्विक चुनौतियां जैसे डिजिटलीकरण है, एआई का रेगुलेशन है, इनके लिए नए वैश्विक मानक बनाने होंगे। तीसरा, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा। जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद, जिसे क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं, और संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करना होगा। ये सब कदम उठाने होंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और अहम बदलाव हुआ है सऊदी अरब में, जहां कफाला प्रणाली खत्म कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इससे लाखों विदेशी कामगारों को फायदा होगा, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं। ये कफाला प्रणाली थी क्या आखिर? कफाला प्रणाली मूल रूप से एक श्रमिक प्रायोजन व्यवस्था थी, एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम। स्पॉन्सरशिप? हाँ। इसके तहत किसी विदेशी कामगार का वीजा और कानूनी दर्जा उसके नियोक्ता, उसके एम्प्लॉयर, जिसे कफील कहते थे, उससे जुड़ा होता था। अच्छा, कफील? जी। इसका मतलब ये था कि कफील का कामगार की नौकरी बदलने, देश छोड़ने या यहां तक कि कानूनी मदद लेने पर भी काफी हद तक नियंत्रण होता था। हर प्रवासी कामगार एक कफील से जुड़ा होता था। तो इसकी आलोचना क्यों होती थी? क्या समस्या थी इसमें? इसकी बहुत आलोचना होती थी क्योंकि इससे शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। कई नियोक्ता इसे कामगारों को नियंत्रित करने के हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। पासपोर्ट जब्त कर लेना, बिना अनुमति के नौकरी ना बदलने देना या देश वापस ना जाने देना। इसे कई मानवाधिकार संगठन आधुनिक दास्ता, मॉडर्न स्लेवरी का रूप मानते थे। कफाला सिस्टम और उसकी आलोचना ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका खत्म होना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। प्रवासी कामगारों के अधिकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो भविष्य में तनाव पैदा कर सकता है, वो भूगोल से जुड़ा है, कुनार नदी। खबर है कि अफगानिस्तान इस पर बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिससे पाकिस्तान में पानी का बहाव कम हो सकता है। इस नदी के बारे में कुछ बता सकते हैं? इसका ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाँ, कुनार नदी का भौगोलिक महत्व है। ये अफगानिस्तान की काबुल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, अ मेजर ट्रिब्यूटरी। काबुल नदी की? जी। और दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्गम, इसका ओरिजिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में होता है, हिंदुकुश पहाड़ों के ग्लेशियरों से। अच्छा, निकलती पाकिस्तान से? हाँ, निकलती पाकिस्तान से है, फिर अफगानिस्तान में बहती है, जहां ये काबुल नदी में मिल जाती है, और फिर काबुल नदी आगे जाके पाकिस्तान में सिंधु नदी, इंडस रिवर में मिलती है। ओके। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, बाशगल, जिसे लैंडाई सिंध भी कहते हैं, और पेच। कुनार नदी, उसका रूट, उसकी सहायक नदियां और काबुल और सिंधु से उसका संबंध, ये सब ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अफगानिस्तान इस पर बांध बनाता है तो समस्या क्या होगी? समस्या ये है कि पाकिस्तान इस नदी के बहाव में नीचे की तरफ है, मतलब डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम राइपेरियन स्टेट? बिल्कुल। तो अगर अफगानिस्तान बांध बनाकर पानी रोकता है या उसका बहाव कम करता है, तो पाकिस्तान को मिलने वाले पानी में कमी आ सकती है। इससे दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। ये इस क्षेत्र में एक संभावित तनाव का बिंदु है, पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं अधिकारों और कानून की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी और धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम के बीच एक गहरे संबंध की बात कही है। ये किस संदर्भ में कहा गया है? जी, ये टिप्पणी आई है राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के संदर्भ में। ओके। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25, जो हमें अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। हाँ, आर्टिकल 25। उसमें कहीं ना कहीं निजता का तत्व भी शामिल है, मतलब आपकी धार्मिक आस्था आपकी निजी बात है। आर्टिकल 25 और उसमें निहित निजता का पहलू, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 में सिर्फ अपनी आस्था चुनने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि ये चुनने का भी अधिकार है कि आप अपनी आस्था को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना चाहते हैं या नहीं। मतलब जाहिर करना या ना करना दोनों ही अधिकार हैं। बिल्कुल।
किसी को अपनी व्यक्तिगत आस्था सार्वजनिक करने के लिए मजबूर करना, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें अब राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है, के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 21 और प्राइवेसी, ये तो लैंडमार्क है ही। तो इसका व्यवहारिक असर क्या हो सकता है, खास तौर पे जो धर्मांतरण विरोधी कानून है? हाँ, इसका एक बड़ा असर उन एंटी कन्वर्जन लॉज पर पड़ सकता है जो कई राज्यों ने बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इन कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा है। अच्छा, जांच चल रही है। जी, और अब उन्हें निजता के अधिकार की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। मतलब कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये कानून किसी व्यक्ति की निजी आस्था या पसंद में, उसकी पर्सनल चॉइस में अनुचित दखल तो नहीं देते। ये दिलचस्प होगा देखना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में और क्या महत्वपूर्ण बातें कहीं? कोर्ट ने फिर दोहराया कि संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में जो पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द है, वो संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसे बदला नहीं जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और सेक्युलरिज्म ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो केशवानंद भारती केस से जुड़ा है। बिल्कुल, कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का भी जिक्र किया, जैसे केएस पुट्टास्वामी मामला, जिसने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया था। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और शफीन जहान बनाम अशोकन के मामला, जिसने शादी और आस्था चुनने में व्यक्तिगत स्वायत्ता, पर्सनल ऑटोनॉमी को महत्व दिया था। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब दिखाता है कि निजी पसंद और स्वतंत्रता का दायरा कानून की नजर में कितना महत्वपूर्ण है। अधिकारों की बात चली रही है तो एक और तबके पर ध्यान जाता है, घरेलू कामगार, डोमेस्टिक वर्कर्स। अक्सर खबरें आती हैं कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। क्या कानूनी स्थिति है इनकी? कानून क्या कहता है? देखिए, ये एक जटिल मुद्दा है। सैद्धांतिक रूप से तो कुछ कानून लागू होते हैं, लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिस में बहुत कमियां हैं। जैसे कौन से कानून? जैसे उचित मजदूरी का अधिकार। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कहता है कि उन्हें राज्य द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर हकीकत में कई जगह ये होता नहीं है। और काम की जगह पर सुरक्षा। हाँ, सुरक्षित काम का माहौल। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम यानी पॉश एक्ट 2013 उन पर भी लागू होता है। मतलब नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल मिले। पॉश एक्ट 2013 ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शोषण से सुरक्षा। शोषण से सुरक्षा। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा बीएनएस संहिता 2023 भी हर तरह के दुर्व्यवहार से सुरक्षा देती है। बीएनएस 223 ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या राज्यों ने भी कुछ किया है? हाँ, कुछ राज्यों ने पहल की है। जैसे तमिलनाडु का मैनुअल वर्कर एक्ट 1982 है, जो कल्याणकारी लाभ और न्यूनतम मजदूरी की बात करता है। या कर्नाटक का एक प्रस्तावित बिल है 2025 का, जो पंजीकरण, अनुबंध और न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य करने की बात करता है। लेकिन फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। हाँ, बनी हुई हैं। और जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक कोई व्यापक राष्ट्रीय कानून, कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं बनाया है, जिसकी बहुत जरूरत महसूस की जा रही है। तो समस्या कहाँ आ रही है? कानून है, फिर भी उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मिल पा रही? क्या दिक्कतें हैं? कई कारण हैं। पहला, राज्यों में नियम बहुत अलग अलग हैं। मतलब रेगुलेशन इज अनइवन। न्यूनतम मजदूरी कहीं कम है, कहीं ज्यादा, और नियमों को लागू करवाना, इन्फोर्समेंट बहुत कमजोर है। अच्छा, इन्फोर्समेंट एक इशू है। बिल्कुल। दूसरा, जो नए श्रम कोड बने हैं, लेबर कोड्स, उनमें श्रमिक की परिभाषा ज्यादातर फैक्ट्रियों या कंपनियों में काम करने वालों पर फिट बैठती है। घरों में काम करने वाले घरेलू कामगार उसमें स्पष्ट रूप से शामिल नहीं लगते। मतलब एक्सक्लूजन फ्रॉम लेबर कोड्स। परिभाषा का मुद्दा। हाँ। तीसरा, ये कामगार ज्यादातर असंगठित हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। कई प्रवासी होते हैं, माइग्रेंट स्टेटस, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इसलिए उनके लिए यूनियन बनाना या संगठित होकर आवाज उठाना बहुत मुश्किल होता है। लिमिटेड यूनियनाइजेशन। और चौथा, इनके बारे में भरोसेमंद आंकड़े नहीं हैं, लैक ऑफ रिलायबल डेटा, और घरेलू काम की परिभाषा पर भी बहस है, डेफिनेशन इश्यूज। ये सब चीजें नीति निर्माण को, पॉलिसी मेकिंग को और मुश्किल बना लेती हैं। तो समाधान क्या हो सकता है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ कदम जरूरी हैं। पहला, न्यूनतम मजदूरी। ये सभी राज्यों द्वारा निर्धारित हो और समय समय पर अपडेट की जानी चाहिए। दूसरा, अनिवार्य पंजीकरण, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। नियोक्ता, कामगार उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां और खुद कामगारों का राज्य स्तर पर पंजीकरण होना चाहिए। और कानून? हाँ,
सबसे जरूरी विधायी कार्रवाई, लेजिस्लेटिव एक्शन। एक व्यापक केंद्रीय कानून बने जो उनके अधिकारों, वेतन, काम के घंटों, छुट्टियों, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और कल्याण के उपायों को सुनिश्चित करे। ठीक है। कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, निचली अदालतों में लंबित पड़ी एग्जीक्यूशन याचिकाएं, एग्जीक्यूशन पिटिशंस। इनकी संख्या लाखों में है। ये होती क्या है? एग्जीक्यूशन याचिका देखिए एक तरह का कानूनी आवेदन है। मान लीजिए अदालत ने किसी केस में फैसला सुनाया, एक डिक्री या ऑर्डर दिया। हाँ। अगर हारने वाला पक्ष, द लूजिंग पार्टी, उस आदेश का पालन नहीं करता, कंप्लाई नहीं करता, तो जीतने वाला पक्ष, द विनिंग पार्टी, अदालत में एग्जीक्यूशन याचिका दायर करता है। अच्छा, मतलब फैसले को लागू करवाने के लिए? बिल्कुल। इस याचिका के जरिए वो अदालत से अनुरोध करता है कि वो अपने फैसले को लागू करवाए, इन्फोर्स करवाए। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि ऐसी 8,88,000 से ज्यादा याचिकाएं निचली अदालतों में लंबित हैं, पेंडिंग है। मतलब अदालती फैसले तो आ गए पर उनका अमल रुका हुआ है। ये न्याय मिलने में देरी, डिले इन जस्टिस का एक और पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था इस पर? हाँ, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे कि एग्जीक्यूशन याचिकाओं से जुड़ी कार्यवाही को 6 महीने की समय सीमा में निपटाया जाना चाहिए। 6 मंथ टाइमलाइन फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर हकीकत में ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए अब कुछ और अहम खबरों पर सरसरी नजर डालते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आरबीआई ने स्वामी फंड, WSOMIH फंड को कुछ नियमों से छूट दी है। ये फंड क्या है और ये छूट क्यों दी गई? पहले AIF समझ लेते हैं। AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये वो फंड होते हैं जो पारंपरिक निवेश जैसे स्टॉक, बॉन्ड, इनसे हटकर निवेश करते हैं और ये निजी तौर पर निवेशकों से पैसा जुटाते हैं, पूलिंग फंड्स प्राइवेटली। जैसे वेंचर कैपिटल फंड? हाँ, जैसे वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड वगैरह। इन्हें सेबी रेगुलेट करता है। आरबीआई भी इनमें जो रेगुलेटेड एंटिटीज इन्वेस्ट करती हैं उनके लिए नियम बनाता है। AIF डेफिनेशन एंड रेगुलेशन बाय सेबी, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और स्वामी फंड? अब स्वामी एच फंड का पूरा नाम है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ओके, स्वामीध? जी, ये सरकार समर्थित फंड है, गवर्नमेंट बैक्ड। इसे 2019 में इसलिए बनाया गया था ताकि रुकी हुई या अटकी पड़ी हाउसिंग परियोजनाओं, स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, खासकर अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के लिए, उनको पूरा करने के लिए पैसा, मतलब प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग, दिया जा सके। अच्छा, रुकी हुई परियोजनाओं के लिए? हाँ, ये एक श्रेणी द्वितीय AIF है, कैटेगरी 2 AIF। स्वामी एच फंड का उद्देश्य और उसकी श्रेणी ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने इसे AIF पर लागू होने वाले कुछ सख्त नियमों से छूट दी है ताकि ये फंड अपना काम ज्यादा आसानी से कर सके और अटके हुए घरों का निर्माण पूरा हो सके। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, स्वास्थ्य के मोर्चे से एक अच्छी खबर मालदीव से आई है। जी हाँ, मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में 3 बीमारियों HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B के संक्रमण को, मतलब मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। अरे वाह, तीनों का? जी हाँ, तीनों का। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इन बीमारियों के बारे में संक्षेप में बताएंगे? जरूर। HIV एक वायरस है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। गंभीर होने पर एड्स का कारण बनता है। HIV एड्स बेसिक्स ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस और उसका कॉजेटिव एजेंट ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हेपेटाइटिस B एक वायरल इन्फेक्शन है जो लिवर पर हमला करता है और एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। हेपेटाइटिस B ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का मां से बच्चे में जाना रोका जा सकता है और मालदीव ने ये करके दिखाया है। ये वाकई प्रेरणादायक है। चलिए अब रक्षा क्षेत्र में भी एक नई उपलब्धि है। भारतीय नौसेना को माहे नाम का एक नया जहाज मिला है। ये क्या है? हाँ, माहे असल में एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC श्रृंखला का पहला जहाज है, फर्स्ट ऑफ द सीरीज। ऐसे कुल 8 जहाज बनने हैं। किसने बनाया है इसे? इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोची ने बनाया है। मैन्युफैक्चरर CSL। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर माहे के नाम पर रखा गया है। और इसकी क्षमताएं क्या हैं? काम क्या करेगा ये? इसका मुख्य काम है तटीय जल में, कोस्टल वाटर्स में
पनडुब्बियों का पता लगाना और उनसे निपटना, मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW ऑपरेशंस। ये उथले पानी शैलो वाटर्स में भी काम कर सकता है। इसके अलावा निगरानी, सर्वेलेंस और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस लेमो भी कर सकता है। तो इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि ये तटीय क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की ASW क्षमता को बढ़ाएगा और सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन का भी समर्थन करता है। ASW SWC माहे और आत्मनिर्भर भारत ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आखिर में इतिहास के पन्नों से एक प्रेरणादायक नाम, रानी चेन्नम्मा। हाल ही में उनकी जयंती मनाई गई थी। कौन थी ये? रानी चेन्नम्मा कित्तूर, जो अब कर्नाटक में है, वहां की रानी थी। देसाई वंश के राजा मल्लसर्ज से उनका विवाह हुआ था। अच्छा। पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक बच्चा शिवलिंगप्पा को गोद लिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हाँ, गोद लेने की प्रथा तो थी। जी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे कित्तूर का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, शायद व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि स्रोत में नाम नहीं है, पर कॉन्टेक्स्ट वही लगता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या हुआ? इसके विरोध में रानी चेन्नम्मा ने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले सशस्त्र विद्रोहों में से एक माना जाता है, और खास बात यह है कि इसका नेतृत्व एक महिला ने किया था। ये महिलाओं द्वारा संचालित शुरुआती औपनिवेशिक विरोधी संघर्षों में से एक था। कित्तूर रिबेलियन 1824 लेड बाय रानी चेन्नम्मा ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वो सफल रहीं? 1824 में पहली लड़ाई में तो रानी की सेना ने अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। 1829 में बेलहुंगल किले में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रानी चेन्नम्मा आज भी साहस, स्वाभिमान और नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे तकनीक शासन से लेकर सुरक्षा तक हर पहलू को छू रही है, कैसे दुनिया के मंच पर समीकरण बदल रहे हैं, अधिकारों की हमारी समझ कैसे विकसित हो रही है, और कैसे कुछ पुरानी सामाजिक चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। साथ ही हमने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा और इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातों पर भी गौर किया। इन सब अलग अलग खबरों में कुछ दिलचस्प जुड़ाव दिखते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे फैसिनेटिंग बनाती है। जब हम इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ देखते हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन जैसी तकनीक हो, कमजोर होता बहुपक्षवाद हो, या निजता जैसे अधिकारों की नई व्याख्या हो, तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे बदलाव, ये चेंजेस एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं? हाँ, ये सवाल तो है। और अगर हाँ, तो भविष्य में इन अंतर संबंधों का, इन इंटरकनेक्शंस का स्वरूप क्या होगा, क्या शेप लेगा ये सब? उदाहरण के लिए, क्या तकनीक सामाजिक अधिकारों को मजबूत करने में मदद करेगी, या फिर वैश्विक सहयोग की कमी मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां पैदा करेगी? ये सोचने वाली बात है, इज़न्ट इट? वाकई इन कनेक्शनों पर विचार करना दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।